और देखिए, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के नोटिस के बाद कांग्रेसियों में हलचल है। पहली बार कांग्रेस के किसी प्रभारी ने पार्टी की बैठक में नहीं आने वाले नेताओं पर सख्त एक्शन लिया है, वो भी उन नेताओं के खिलाफ जो दिग्गज कहे जाते हैं। कहा जा रहा है कि रंधावा ने खुद फोन करके नेताओं से पूछा है कि आप बैठकों में क्यों नहीं आते हैं, जवाब दीजिए। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की संभाग स्तरीय बैठकों में नहीं आने पर रंधावा ने प्रमुख मंत्रियों और विधायकों से कारण पूछा है। अब प्रदेश कांग्रेस का 6 फरवरी को प्रदर्शन है, इसमें भी भाग नहीं लेने वाले नेताओं पर निगाह रहेगी। लेकिन आपको ये जानकारी दें कि बैठकों में नहीं आने पर स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, मुरारी लाल मीणा और राजेंद्र गुढ़ा को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण एसबीआई तथा एलआईसी के उपभोक्ताओं का करोड़ों रुपया मोदी सरकार की नजदीकी चुनिंदा कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है और अब वो आज डूबने की कगार पर है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पश्चात जो हालात उपजे हैं, इनको इसकी रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए, इसकी जांच सेवानिवृत्त जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं तथा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से करवाने तथा संसद में चर्चा करवाने की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है। इसको लेकर के दिनांक 6 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर एलआईसी अथवा एसबीआई के दफ्तरों पर हमारी जिला कांग्रेस कमेटियां प्रदर्शन करेंगी तथा सरकार को मजबूर करेंगी कि इस इन्वेस्टमेंट को लेकर के, मोदी सरकार की गलत नीतियों को लेकर के संसद में चर्चा भी हो और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस स्कैम की जांच करे। खान एवं गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया का बेहतर टीम वर्क अब उनके विभाग के कामकाज में भी नजर आने लगा है। प्रदेश में गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए पंचायत गौशाला योजना शुरू की गई है और इससे पहले भी नंदी गौशाला योजना शुरू की गई थी। वहीं खान महकमे में भी बेहतर तालमेल के साथ मेजर मिनरल के ब्लॉक की नीलामी में विभाग ने इतिहास रचा है और अब रिफाइनरी की प्रगति में भी तेजी दिखाई दे रही है। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने मंत्री प्रमोद जैन भाया से खास बातचीत की है, सुनिए जरा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया जी और इनका पूरा परिवार गौ सेवा को लेकर शुरू से प्रतिबद्ध रहा है। और संयोग देखिए कि जब मंत्रिमंडल में शामिल इनको किया गया तो उस दौरान भी खान विभाग के साथ साथ जो महत्वपूर्ण था वो गोपालन विभाग भी आपको दिया गया। भाया जी, जिस तरह से पहले तो आपने नंदी गौशाला योजना शुरू की थी आपके आने के बाद, और अब ये ग्राम पंचायत गौशाला किस तरह की योजना है और कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको? हमारी जो धार्मिक भावना है कि गौ माता में सभी देव देवताओं का वास है, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा गौ संवर्धन के ऊपर पूरा ध्यान दिया है। राजस्थान पहला राज्य है जहाँ पर मुख्यमंत्री जी जब पिछली बार मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अनुदान चालू किया गौशालाओं पे, और इस सरकार बनने के बाद में हमने एक गोरक्षा सम्मेलन किया राजस्थान के इतिहास में पहली बार गोपालन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में, और उसमें जो लगभग राजस्थान के हजारों गौशालाओं के प्रतिनिधि, लगभग 7-8 हज़ार प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उन्होंने जो मांगे रखी थी कि गौशाला में महंगाई हो गई, अनुदान बढ़ाया जाए, गौशालाओं के अनुदान की प्रक्रिया जो पिछली सरकार ने बहुत जटिल बना रखी है, उससे हमको ऐसा महसूस होता है कि हम कोई गलत काम कर रहे हों, उन प्रक्रियाओं को सरल किया जाए, नंदी गौशाला योजना लागू की जाए, ग्राम पंचायत योजना लागू की जाए। तो उनके सुझावों को मद्देनज़र रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो हमको निर्देश दिए, मुख्यमंत्री जी के निर्देश की पालना में गोपालन विभाग के द्वारा पहले अनुदान बढ़ाने का काम किया गया। जो पहले 16 रुपये था छोटे पशु पे, उसको 20 रुपये किया, जो 32 रुपये था उसको बढ़ा के 40 रुपये किया। ग्राम पंचायत गौशाला जो आपने जो योजना लेकर के आ रहे हैं, इसमें कितनी ग्राम पंचायतें जुड़ेंगी प्रारंभ में? क्या ये चरणबद्ध तरीके से इसको पूरी योजना को लागू किया जाएगा? और योजना में जो वित्त पोषण होगा योजना का, किस तरह से होगा? जो खोलने वाला तो कितनी राशि देगा और सरकार या आपके विभाग की तरफ से कितनी राशि उसको दी जाएगी? मैं हमारे यहाँ राजस्थान में 11,000 से ऊपर ग्राम पंचायतें हैं और कोई भी बड़ी योजना होती है तो वो चरणबद्ध तरीके से लागू होती है। इसमें जो योजना बनाई है बहुत ही व्यवहारिक बनाई है। इसमें जो संस्था जिसका अप्लाई करेगी उसके पास 5 बीघा ज़मीन होना आवश्यक है, और अगर उसके पास ज़मीन नहीं है और वहाँ उसके क्षेत्र में कोई सिवायचक ज़मीन है तो उसको प्राथमिकता से सरकार उस संस्था को आवंटन करेगी। और इसमें उसकी यूनिट कॉस्ट 1 करोड़ रुपए आंकी गई है।
90 लाख रुपए गोपालन विभाग देगा बनाने के लिए, 10% राशि संस्था को लगानी होगी और जो 90 लाख रुपए देगा उसमें चारे का गोडाउन, गायों के शेड, उनकी पानी की खेल, चारे की खेल, ट्यूबवेल, जो एक गौशाला के लिए जो एक नेसेसरी होता है, वो सब चीज़ें उसमें प्रोविज़न की गई हैं। साथ ही जिस दिन से वो गौशाला चालू होगी उसी दिन से 9 महीने का अनुदान उसके संचालन के लिए दिया जाएगा। ये अनुदान पहले 6 महीने था। मुख्यमंत्री जी ने अभी एक संतों का समारोह था जयपुर, उस संतों की मांगों को मद्देनज़र रखते हुए, हमारे साधु संत पूजनीय होते हैं, उनकी भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस अनुदान को 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने किया। तो जो ग्राम पंचायत गौशाला योजना, उसके पीछे जो मुख्यमंत्री जी का सोच है वो यही है कि एक तो हमारी जो धार्मिक भावना है कि गौवंश में सभी देव देवताओं का वास है, नंदी को हम शिवालय में पूजते हैं, लेकिन आज जो गौवंश के जो हालात हैं वो आपसे हमसे छिपे हुए नहीं हैं। तो उनका सही संवर्धन हो, किसान जो परेशान होते हैं उनको भी उससे मुक्ति मिले। साथ ही रोडों पर जो एक्सीडेंट होते हैं, जानवरों की भी मौत, गौवंशों की मौत होती है और कई बेचारे लोगों की भी अकाल मौत होती है, तो उससे भी मुक्ति मिले। इन सब भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए ही ये गौशालाओं पे इतना फोकस हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाया जी, अभी चूंकि विधानसभा सत्र भी चल रहा है, आपके पास तो और भी महत्वपूर्ण विभाग हैं, खान विभाग भी आपके पास है, पेट्रोलियम विभाग है, किस स्तर पर तैयारियां, कोई नवाचार इन विभागों में देखने को मिलेगा? रिफाइनरी भी समय से पूरी हो, इस तरह की कोई मॉनिटरिंग की क्या किस तरह की व्यवस्था है? रिफाइनरी की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बराबर बार बार समीक्षा बैठक करते हैं, उसमें HPCL कंपनी वाले, हमारे पेट्रोलियम विभाग वाले सभी अधिकारी उसमें रहते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के कारण जो 2 साल जो खराब हुए उससे वो काम डिले हुआ, नहीं तो जो टारगेट था कि वर्ष 2023 के अंदर अंदर रिफाइनरी शुरू हो जाए, उस ही गति से वहाँ पर काम चल रहा था। लेकिन प्राकृतिक आपदा है, उसमें किसी का बस चलता नहीं है, उस कारण से वो काम डिले ज़रूर हुआ है। माइनिंग सेक्टर की आपने बात की, तो माइनिंग सेक्टर में भी हमने कई नवाचार किए हैं और कई शिथिलताएं उसमें, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के समय जो नियम और उपनियम बने थे उसमें जो काफ़ी जटिलताएं थी और उससे माइनिंग विभाग एकदम जाम सा हो गया था और जो माइनिंग व्यवसाय अपने आप को असहाय महसूस करने लगे थे, तो उसमें भी हमने बहुत शिथिलताएं जारी की हैं और उसी का परिणाम है कि रेवेन्यू हमारी बहुत बड़ी। हमने प्रधान खनिज के कई नए नए ब्लॉकों को चिन्हित करके उनका ऑक्शन किया और अभी हमारी जो भूवैज्ञानिक विंग है अभी और युद्ध स्तर पर लगी हुई है। अभी हम कई और बड़े ब्लॉकों की नीलामी निकालने वाले हैं और इसी तरीके से अप्रधान खनिज में भी हमने एक रिकॉर्ड कायम किया है ऑक्शन करने में, ताकि वैध खनिज का बढ़ावा हो और अवैध खनिज की कमी हो। ग्राम पंचायत गौशालाओं से निश्चित तौर पर गौवंश को लाभ होगा और जिस तरह से लगातार माइंस और पेट्रोलियम विभाग में भी अगर सीधे तौर पर बात करें तो नया राजस्व के नए कीर्तिमान रचित किए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष में मात्र 7 जो थे मेजर मिनरल के ब्लॉक्स उनको नीलाम किया गया था, लेकिन इस बार तो वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले 8 मेजर मिनरल के जो ब्लॉक्स हैं उनको नीलाम किया जा चुका है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि प्रमोद जैन भाया के हाथ में दोनों विभागों की कमान है और बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही तरीके से, बहुत टीम वर्क के साथ दोनों विभाग आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। जयपुर से बड़ी खबर है, ACP झोटवाड़ा प्रमोद स्वामी को सफलता मिली है। 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। झोटवाड़ा थाना पुलिस ने दातार सिंह शेखावत को गिरफ्तार किया है। आरोपी दातार सिंह है नेक्सा का प्रोपराइटर। अहमदाबाद में लोगों से जमीन के नाम पर निवेश करवाया, करीब 200 करोड़ का निवेश करवाकर रुपए हड़पे इसने। इस घटना के कई पीड़ित थे झोटवाड़ा थाना इलाके के निवासी। मामला दर्ज होने के बाद ACP प्रमोद स्वामी ने अनुसंधान किया। बारीकी से अनुसंधान के बाद आज आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अब निवेशकों ने जताया ACP प्रमोद स्वामी का आभार। एक बड़ी रकम 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। हालांकि इतना आसान नहीं था इस आरोपी को पकड़ना। बाकायदा अनुसंधान किया गया। इस आरोपी को पकड़ने से पहले आरोपी दातार सिंह नाम बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर JDA रीजन के जोनल डेवलपमेंट प्लान को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण ने कुछ बड़ा करने का फैसला किया है और इसके चलते जोनल प्लान के कागजों में उकेरी गई सड़कों के दायरे में बसे लोगों का निर्माण टूटने का डर खत्म होने वाला है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए।
वर्ष 2018 में जयपुर विकास प्राधिकरण के करीब 3000 वर्ग किलोमीटर इलाके के लिए 17 जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाए गए। इन प्लान्स में कई तरह की खामियां रही, जिन्हें दूर करने के लिए जेडीए ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल गुलाब कोठारी प्रकरण में 12 जनवरी 2017 हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिए थे। इस आदेश में कहा गया कि जोनल डेवलपमेंट प्लान लागू किए बिना किसी तरह का नियमन, भू रूपांतरण अथवा भू उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जाएगी। ऐसे में हाई कोर्ट के आदेश की पालना में जेडीए ने आनन फानन में जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार कर लागू कर दिया, जिनमें कई तरह की खामियां रही। आपको सबसे पहले बताते हैं कि जेडीए रीजन के लिए बनाए गए इन 17 जोनल प्लान में किस तरह की खामियां रही। जोनल डेवलपमेंट प्लान को महज रोड नेटवर्क प्लान के तौर पर बना दिया गया। पार्क, स्कूल, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, बस स्टैंड आदि जन सुविधाओं के लिए भूमि चिन्हित नहीं की गई। माइक्रो लेवल प्लानिंग की बजाय मास्टर प्लान में दर्शाए लैंड यूज को ही मोटे तौर पर लागू किया गया। थोड़ी दूर पर ही 2 अधिक चौड़ी सड़कों को प्रस्तावित कर दिया गया। सड़क अंकित करने के लिए जेडीए रीजन के बरसों पहले बनाए गए सेक्टर प्लान का सहारा लिया गया। मौके पर ही बसावट और अन्य बदलावों को नजरअंदाज करते हुए सड़कें प्रस्तावित कर दी गई। राज्य सरकार ने गुलाब कोठारी प्रकरण में दिए हाईकोर्ट आदेश के बाद निकायों को गाइडलाइन जारी की थी। गाइडलाइन में बताया गया कि किन मापदंडों की पालना करते हुए जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाना है, लेकिन जेडीए की ओर से बनाए गए इन प्लान में इस गाइडलाइन की पूरी तरह पालना नहीं की गई। जयपुर के मास्टर प्लान 2025 के तहत इन जोनल डेवलपमेंट प्लान को बनाया गया था, लेकिन इनमें लगातार आ रही खामियों के चलते जेडीए ने बड़ा फैसला किया। इसको लेकर जेडीए आयुक्त रवि जैन की अध्यक्षता में हाल ही में भवन मानचित्र समिति लेआउट प्लान की बैठक में गंभीर मंथन किया गया। जोनल डेवलपमेंट प्लान में खामियों के कारण आमजन और जेडीए को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए जेडीए की बैठक में क्या निर्णय लिए गए, इस पर एक नजर डालते हैं। मौके पर बसी बसावट पर जोनल प्लान में प्रस्तावित की गई सड़कों को विलोपित करने, सड़कों का अलाइनमेंट बदलने और उनकी चौड़ाई कम करने के लिए जेडीए को लगातार प्रस्ताव मिल रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रभावित लोग आए दिन जेडीए में इस बारे में गुहार करते हैं। निजी योजनाओं और एकल भूखंड स्वीकृति के जेडीए में प्राप्त आवेदन में मौके अनुसार मानचित्र लगे होते हैं। ये मानचित्र जोनल प्लान में दिखाई सड़कों के अलाइनमेंट से मेल नहीं खाते हैं। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते और मौजूद रास्ते भी जोनल प्लान की सड़कों के अलाइनमेंट से भिन्न होते हैं। ऐसे में सड़कों के अलाइनमेंट और उनकी चौड़ाई को जोनल प्लान में अंकित करने की प्रक्रिया की जाती है। इसके चलते प्रकरणों के निस्तारण में बेवजह अधिक समय लगता है। समस्या से निजात पाने के लिए जेडीए की भवन मानचित्र समिति ने सभी जोनल प्लान को रिव्यू करने का फैसला किया है। प्लान में प्रस्तावित सड़कों का मौका स्थिति के अनुसार परीक्षण किया जाएगा। सभी जोन उपायुक्त अपने क्षेत्र अधिकार में इस बारे में 3 महीने में प्रस्ताव तैयार कर समिति को भेजेंगे। इस फैसले के आधार पर जोन उपायुक्तों ने काम शुरू कर दिया है। जोनल प्लान की खामियों के कारण हो रही परेशानी का मामला राज्य सरकार की नजर में है। यूडीएच सलाहकार जीएस संधू की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इस बैठक में जेडीए, नगर नियोजन और नगरीय विकास विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में जोनल प्लान की खामियों के चलते प्रकरणों के निस्तारण में हो रही देरी पर चर्चा की गई। जेडीए के निदेशक आयोजना ने बताया कि इन प्लान्स को रिव्यू करने का फैसला किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि निर्धारित समय में प्लान्स के रिव्यू करने का काम पूरा हो, ताकि प्रकरणों का निस्तारण जल्दी हो और आम जन को राहत मिल सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और वही कोटा में ठगों की एक शातिर गैंग ने करीब 3 से 4 दर्जन सहयोगियों का कुनबा बनाकर अपेक्षा के नाम से एक ऐसी सोसाइटी बनाई जिसने मोटे मुनाफे का झांसा देकर सैकड़ों लोगों से करीब 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर डाली। एसआईटी की ओर से जारी इन्वेस्टिगेशन में ठग गैंग की कई नई कारस्तानियों का खुलासा हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। डिपॉजिट के नाम पर मोटे मुनाफे का लालच कोटा संभाग के दर्जनों लोगों के लिए खून पसीने की गाढ़ी कमाई गंवाने का सबब बन गया है। अपेक्षा नाम के सीएमडी मुरली मनोहर नामदेव की ओर से 2 अलग एलएलपी के साथ 38 निदेशकों के साथ शुरू की गई इस ठग कंपनी के पीड़ित अब लगातार सामने आ रहे हैं। एसआईटी के पास फर्जीवाड़े के 115 प्रकरण दर्ज हैं। हाल ही में एसआईटी 12 से पत्नी और पीटीआई सहित अब तक
22 लोगों पर शिकंजा कस चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में इस महाठग गिरोह से जुड़े अन्य नामों के भी खुलासे होंगे। अपेक्षा ग्रुप जो ठगी के प्रकरण हैं वो करीब 93 से अधिक दर्ज हो चुके हैं, जिनमें अब तक कुल 22 अभियुक्त जो डायरेक्टर और सक्रिय सदस्य थे उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। कल रात्रि के समय हमारी जो टीम बाहर गई थी वो 2 जो सक्रिय सदस्य थे, इसमें एक अपेक्षा इंफ्रा फर्म थी, उसकी पार्टनर थी महिला शोभा रानी और उसके पति दिनेश पंकज। दोनों को इसमें उनकी सक्रिय भूमिका और एससी वर्ग की ज़मीन खरीदने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कुल अब तक 22 अभियुक्तगण की गिरफ्तारी प्रकरण में हो चुकी है। एसआईटी ने हाई प्रोफाइल ठग गिरोह के फरार सरगनाओं की धरपकड़ भी तेज कर दी है। इसके लिए 4 अन्य फरार निदेशकों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए के नगद इनाम की घोषणा की गई है, जिनमें से प्रमुख रूप से 12 निवासी ओम नामा पर 5,000 का इनाम है, कोटा निवासी प्रदीप हाड़ा पर 5,000 का इनाम है, बूंदी निवासी ओम सैनी पर 5,000 का इनाम है और 12 निवासी प्रदीप शर्मा पर 5,000 का इनाम है। ठगी के आरोप में की गई 22 गिरफ्तारियों में कार्मिक से लेकर सरकारी अधिकारी तक इस गैंग में लिप्त पाए गए हैं। गिरोह के ऐसे सदस्यों पर निलंबन की गाज गिरी है। मोटे तौर पर 5 प्रमुख गिरफ्तार ठग निदेशकों को सरकार ने निलंबित किया है, जिनमें ललित नागर नायाब तहसीलदार, प्रदीप जैन नायाब तहसीलदार, सोहन लाल योगी सहायक प्रशासनिक अधिकारी, दिनेश चंद गुप्ता शिक्षा सहायक, योगेश गहलोत बिजली कर्मी प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके साथ ही एसआईटी ने अपेक्षा ग्रुप की कई कॉलोनियों का नियमन रुकवाकर अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। अकाउंट फ्रीज कर ग्रुप की चल अचल संपत्ति को भी जब्त किया जा रहा है। वहीं ग्रुप की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले की खोजबीन के लिए प्रशासक नियुक्त कर ऑडिट की जा रही है। हाड़ौती के हाई प्रोफाइल ठग गिरोह के शिकार आमजन सहित कई अधिकारी, व्यापारी और नामचीन बिजनेसमैन ग्रुप से जुड़े लोग बताए जा रहे हैं। बहरहाल ईडी ने भी एसआईटी से इस प्रकरण की पूरी रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में इसे लेकर और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने 2 दिवसीय चेन्नई प्रवास के दौरान प्रवासी राजस्थानियों से संवाद किया। इस दौरान प्रवासी राजस्थानियों ने चेन्नई जोधपुर वीकली ट्रेन के फेरे बढ़ाने की मांग की। इस पर सतीश पूनिया ने मौके पर ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को फोन कर दिया और प्रवासी राजस्थानियों की मांग से अवगत कराया। इस पर अश्विनी वैष्णव ने आश्वस्त किया कि पूरी जानकारी मंगवाकर जल्द मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में रेलवे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। रेलवे की मजबूती से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। और वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जालौर के सांचौर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में पुलिस को पूरे नेटवर्क को तोड़ना होगा। पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। गुलाब चंद कटारिया से खास बातचीत की संवाददाता लूड़ाराम दर्जी ने। प्रदेश में पेपर लीक का मामला जिस तरीके से, जिसमें 2 मुख्य सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, राजस्थान पुलिस तलाश करी है। आपने इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से उठाया था। जब ये पूरा मामला सामने आया था आपके उदयपुर से, तो आपने इसे सरकार पर निशाना भी साधा था, तो कहा था कि आखिर सरकार में क्या हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहा है। इसे कैसे देखते हैं? 2 मुख्य सरगना अभी भी फरार चल रहे हैं। देखो, मैं सोचता हूँ कि इस पेपर आउट होने से 1-2 बच्चे को नहीं, लगभग 70 लाख बच्चों को, उनकी भावनाओं को भी ठेस लगी है और उनके भविष्य को भी अंधकार में डाला है। और ये एक बार नहीं, कई बार घटनाएं हो गई। और दुर्भाग्य है कि ऐसे पवित्र स्थान पर जहां इतना बड़ा तीर्थ स्थान बना है, वहां के कुछ लोग इसमें नामजद हो रहे हैं। तो एक तरफ धर्म की पराकाष्ठा पर ये शहर जा रहा है, तो एक तरफ इस क्षेत्र में ये जो पेपर आउट करने की जो गैंग है वो इस स्थान को बदनाम कर रही है। मैं सोचता हूँ इसको तोड़ने के लिए सरकारें बदलती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। इसको नेस्त नाबूद करना पड़ेगा, तभी जाकर के बच्चों का भविष्य बनेगा। लेकिन सर, लगातार रीट की बात हो, उससे पहले पेपर की बात हो, मुख्य सरगना है वो आखिर क्यों पकड़ में नहीं आते? क्या राजस्थान पुलिस को कामयाबी क्यों नहीं मिल पाती? कहाँ लीक कहाँ है? देखो, कल भी मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने यही बात रखी है कि छोटे मोटे पकड़ करके जनता को संतुष्ट करने का प्रयास मत करो। चोर की माँ को पकड़ो कि आखिर ये पेपर निकल करके उन बसों तक गया कैसे, उसको भेजने वाला कौन है। ये एक बस तो पकड़ी गई क्योंकि एक बच्चे को पेपर मिला नहीं, वो पैसे दे नहीं सका, उसने हमारे एसपी को सूचना कर दी और इसलिए इस गैंग का पीछा करके पकड़ लिया। मान लो ये नहीं पकड़ते
तो वो लोग नौकरी में आ जाते हैं जिनमें योग्यता नहीं होती है, वो आ जाते हैं। कितना दुख होता है। इसलिए मैंने कल विधानसभा में कहा कि अब तक इन 10 सालों में, चाहे हमारा राज भी रहा, जो इस प्रकार की नौकरियों में लगे हैं उनको एक बार स्क्रीनिंग करो कि वास्तव में वो काबिलियत रखते हैं, उनके पास डिग्री है कि नहीं है, कहाँ की डिग्री है, कैसे प्राप्त हुई है। तो आपको इसका सारा भंडा फूट जाएगा कि वास्तव में ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, जो एक तरह से उन बच्चों को जो मेहनत करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको एक तरह से निराशा के रास्ते पे ढकेल रहे हैं और अयोग्य सेलेक्ट हो रहे हैं। तो गुलाब चंद जी कटारिया ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने विधानसभा में भी इस मामले को उठाया था, उसके साथ सीधे तौर पर कहा कि राजस्थान को ऐसे नेटवर्क को तोड़ना होगा। लोनाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालोर। जेडीए की एनफोर्समेंट टीम ने कानोता में बिना कन्वर्जन के कृषि भूमि पर बने अवैध मार्केट में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने यहां 28 दुकानों को सील कर दिया। इन सभी दुकानों को करीब 2 साल पहले भी सील किया गया था, लेकिन 2022 में जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर दुकानों को सील मुक्त कर दिया गया था। हनुमानगढ़ के डॉक्टर पारस जैन को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस मामले में टाउन पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल और 14 कारतूस सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। डीएसपी रमेश माचरा ने यह बताया है कि दोनों को ऋतिक बॉक्सर ने 10-10 लाख रुपए का लालच दिया था। पुलिस दोनों को रिमांड पर लेकर उनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ करेगी। उनके मोबाइल में डॉक्टर पारस जैन के घर व हॉस्पिटल के फोटोज व वीडियोज मिले और उनके पूछताछ के दौरान ये भी सामने आई है कि इन 3 लड़कों में से 2 लड़के जयपुर में जी क्लब की घटना हुई थी, उससे पहले ये जयपुर भी जाके आए थे और ये मोबाइल ऐप के जरिए ऋतिक बॉक्सर से संपर्क में भी है। उसने इनको ये बताया था कि मैं आपको टारगेट दूंगा, रेकी कर लो, उसके बाद में आपको 10-10 लाख रुपए फायरिंग करने के बाद में दूंगा। कल इनको 2 लड़कों को जो बालिग है उनको पेश करके उनका पीसी रिमांड हासिल करेंगे और इनकी विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। कोटा फेस्टिवल के तहत किशोर सागर तालाब की 12 दरी के सामने गंगा चंबल आरती हुई। वाराणसी के वैदिक पंडितों ने ग्रुप ने विधि विधान से आरती उतारी और इससे पहले कलेक्टर ओपी बुनकर और एसडीएम राजकुमार सिंह की ओर से पूजा की गई। वहीं आरती के बाद 12 वेद विद्यालय के बटुकों ने वैदिक मंत्रों और ऋचाओं से चंबल का वंदन किया। चंबल की पहाड़ियाँ, चंबल गंगा आज से नहीं, इतिहास गवाह इस बात के लिए कि चंबल अब के लिए कोई ख्याति की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में प्रसिद्ध है चंबल। आरती हुई है ना, उस आरती से, देव आराधन से जो अमृत की वर्षा हुई है प्रकृति से, उससे इस चंबल गंगा में और भी एक दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश कहो आप, या दिव्य शक्ति का आज एक नई धारा जो है बह निकली है इस आरती से। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ओर से एक नई पहल की गई है। अस्पताल प्रबंधन ने आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एक मोबाइल वैन को गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों की कैंसर जांच के लिए शुरू किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस मोबाइल निःशुल्क जांच वैन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर डीजीपी उमेश मिश्रा बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। ये वैन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कैंसर रोग का पता लगाएगी और इस मोबाइल वैन के जरिए 7 तरह के कैंसर की जांच निःशुल्क की जा सकेगी। साथ ही साथ जन को कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों की जानकारी भी दी जाएगी। समारोह में सीएम अशोक गहलोत की धर्मपत्नी और अस्पताल की कैंसर केयर महिला प्रकोष्ठ की प्रमुख सुनीता गहलोत भी उपस्थित रहीं। अस्पताल के चेयरमैन नवरतन कोठारी ने इस नई पहल के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर वाइस चेयरपर्सन अनिला कोठारी, मैनेजिंग ट्रस्टी विमल सुराणा, अस्पताल के कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल SC पारिक ने भी संबोधित किया। ये निश्चित रूप में बड़ा ही पुण्य कार्य है। कैंसर ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी लोगों को है, पता नहीं लग पाता है। जब पता लगता है तो आखिरी स्टेज रहती है। इसलिए ये बड़ा अच्छा कार्य इस चिकित्सालय ने किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल बस को भेजकर, जिसमें जांच संबंधित सभी आवश्यक उपकरण हैं, बहुत अच्छा काम किया है। मैं समझता हूँ इसके कारण कैंसर के प्रति जागरूक लोग होंगे और जहाँ भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ेगा तत्काल उसका इलाज कर सकने में सफलता भी प्राप्त होगी।
ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं बहुत ही इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ये एक भीषण समस्या बन चुकी है और ये देशव्यापी है, बल्कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो गया है। तो महावीर कैंसर संस्थान का ये इनिशिएटिव जो इन्होंने घर घर दरवाजे पे जाके और चेकअप का इन्होंने जो ये अभियान और बेड़ा उठाया है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है और ये बहुत ही श्लाघ्य और प्रशंसनीय कदम है और मैं इसके लिए इसके आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने विभाग में भी इसका अवेयरनेस बढ़ाऊंगा और हम सब लोग पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं, पुलिस समाज का ही अंग है, तो नेचुरली समाज में अगर ये अवेयरनेस फैलेगा तो हमारी पुलिस भी अवेयर होगी और इसके प्रोग्राम के सक्सेस के लिए, सफलता के लिए मैं शुभकामना ज्ञापित करता हूं। हम उनके द्वार पर पहुंचेंगे, वो लोग संकोच है, आर्थिक तकलीफ़ें हैं, पारिवारिक परिस्थितियां हैं, तो वो लोग यहाँ आते हैं, सो तो आ ही रहे हैं, लेकिन अब ये हमारी महिलाओं का एक प्रकोष्ठ है, मिसेज अनिला कोठारी की लीडरशिप में जो ये काम कर रहे हैं वो बहुत अनूठा काम है। मैं चाहता हूँ ईश्वर की कृपा रही तो ये इतना काम आगे जाएगा, हर खाली डिस्ट्रिक्ट में नहीं, तहसील में, ग्राम पंचायत में, और इन्होंने शुरू भी कर दिया है। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और लोगों को घर बैठे ही अगर ये बताया जाएगा कि आपके प्रॉब्लम है, आप यहाँ आओ और इलाज कराओ, तो बहुत लोगों का। और फिलहाल के लिए मेरे साथ फाइनल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।